यह कहानी की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसका नाम है मिलो स्टैनफील्ड, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है और एक नजदीकी फूलों की दुकान में मौजूद एक महिला पर नजर रखे हुए है। इसी दौरान वह अपने आसपास की घटनाओं के समय को लेकर जटिल गणनाएं करता दिखता है। मिलो गौर करता है कि एक पैसेंजर बस पास आ रही है। सड़क पर एक गड्ढा, एक सड़क कलाकार और एक तेज साइकिल सवार मौजूद हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए वह सड़क पार करता है और एक मेल बॉक्स के ऊपर एक पेन रख देता है जो गड्ढे के पास होता है। कुछ ही देर में उसकी योजना के अनुसार घटनाएं घटने लगती हैं। एक टैक्सी गड्ढे से होकर गुजरती है जिससे पानी उछलकर पेन पर गिरता है और वह जमीन पर गिर जाता है। यह देख सड़क कलाकार पेन उठाने आगे बढ़ता है। उसी समय तेज रफ्तार से आ रहा साइकिल सवार उससे टकरा जाता है और सीधे मेल बॉक्स से जा टकराता है। इससे पास की फ्रूट स्टॉल भी गिर जाती है और पूरे इलाके में अराजकता फैल जाती है। इस हंगामे में हर किसी का ध्यान बंट जाता है, यहाँ तक कि बस ड्राइवर का भी। वह लाल ट्रैफिक लाइट को नजरअंदाज कर देता है और वही महिला जो सड़क पार कर रही थी उसे कुचल देता है और वह मौके पर ही मर जाती है। और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं होता। मिलो यह सब देखकर संतुष्ट होता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम को दिखाया जाता है, जो होमलैंड सिक्योरिटी के अंतर्गत काम करने वाले फ्रिंज डिवीजन की सदस्य है। वह लंबे समय के बाद सिर की चोट से उबरने के बाद काम पर लौटती है। जैसे ही वह फ्रिंज हेडक्वार्टर में प्रवेश करती है, उसे चार्ली नाम का साथी अफसर मिलता है जो टीम का सुपरवाइजर है। इसी बीच एजेंसी के चीफ वॉल्टरनेट बिशप अपने लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल्स से ओलिविया की वापसी को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं। यहाँ पता चलता है कि जो ओलिविया ऑफिस में है वह असली नहीं है। वह दरअसल उसकी डोपेलगैंगर है जिसे फॉ ओलिविया कहा जाता है। वॉल्टरनेट बताता है कि उसने असली ओलिविया की यादें फॉ ओलिविया में इम्प्लांट कर दी हैं ताकि उसे इस ब्रह्मांड में भेजा जा सके। उसका उद्देश्य यह जानना है कि कैसे फॉ ओलिविया दो ब्रह्मांडों के बीच बिना नुकसान के यात्रा कर सकती है। फिलिप चिंता जताता है कि अगर उसकी नई पहचान कायम नहीं रह पाती तो क्या होगा। वॉल्टरनेट जवाब देता है, तो फिर उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। इसके बाद चार्ली टीम को हाल ही में हुई एक बस दुर्घटना के बारे में जानकारी देता है जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। वह बताता है कि ऐसी घटनाएं इस हफ्ते 2 बार हो चुकी हैं। फिर वह टीम को सावधानी बरतने की हिदायत देता है। FBI टीम घटना स्थल पर पहुंचती है और साक्ष्य जुटाने के लिए विभाजित हो जाती है। जांच का नेतृत्व एक और FBI एजेंट लिंकन ली करता है जिसके चेहरे पर जले हुए निशान हैं। चार्ली शव की जांच करता है और उसके फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान निकालता है। उसे पता चलता है कि मारी गई महिला का नाम था जूलियन फोस्टर। इधर ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है जो इस हादसे से बहुत घबराया हुआ है। वह कहता है कि उसने आज तक कभी किसी पक्षी या जानवर तक को नहीं मारा, लेकिन आज यह दुर्घटना कैसे हो गई उसे समझ नहीं आ रहा। उसी समय एजेंट ली भी घटना स्थल पर पर्यावरणीय कारणों की जांच करता है, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। हाँ, उसे वही बॉल पॉइंट पेन जरूर मिलती है जो पहले भी घटना स्थल पर देखी गई थी। गवाहों से पूछताछ के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास आती है और बताती है कि स्थानीय कलाकार ने जमीन पर गिरा हुआ पेन उठाने के लिए झुका था। तभी वह साइकिल सवार से टकरा गया और सीधे फल की दुकान में गिर गया। यह सुनकर एजेंट ली को शक होता है कि यह पेन ही उस श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की शुरुआत का कारण बना जिससे महिला की मौत हुई। अगले दिन फ्रिंज हेडक्वार्टर में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई 2 बस दुर्घटनाओं के बीच कोई संबंध खोजने की कोशिश करते हैं। तभी एजेंट ली पहली दुर्घटना की तस्वीर में भी वही बॉल पॉइंट पेन देख लेता है और वह और भी ज्यादा यकीन कर लेता है कि यह सब किसी की साजिश है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी की गणितज्ञ एस्ट्रिड के पास जाते हैं और उसे घटनाओं की पूरी जानकारी देते हैं। एस्ट्रिड कहती है कि कोई भी इंसान इतनी सटीकता से ऐसी घटनाओं की श्रृंखला तैयार नहीं कर सकता, वह भी 2 बार। उन्हीं की बातचीत के बीच एक और बस दुर्घटना की खबर आती है जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। 2 और 2 जोड़ो और फिर बस से टकरा जाओ जैसे हालात बनते हैं। FBI टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और पाती है कि इस बार पीड़ित अभी जिंदा है। गवाहों से बात करने पर पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया जिससे ड्राइवर का नियंत्रण खो गया। तभी ओलिविया जमीन पर एक और बॉल पॉइंट पेन लुढ़कता हुआ देखती है और उसे समझ आ जाता है कि घटनाओं की श्रृंखला अब भी खत्म नहीं हुई है। वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है और एक संदिग्ध व्यक्ति मिलो को ऊपर ब्रिज से नीचे झांकते हुए देखती है। उसी समय एक आदमी ईयरबड्स लगाए सड़क पार करने आता है और एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है। लगता है पैरामेडिक को भी आज किसी को जरूरी टक्कर देनी थी। अब ओलिविया को पूरी तरह यकीन हो जाता है और वह तुरंत अपनी टीम को अलर्ट करती है और मिलो की ओर दौड़ती है। मिलो सब कुछ देख
देख रहा होता है और तुरंत एक और श्रृंखला की गणना करता है। वह ब्रिज से एक साइकिल नीचे फेंकता है, जिससे एक बस को अपनी दिशा बदलनी पड़ती है और वह ब्रिज के नीचे से होकर गुजरती है। ओलिविया मिलो पर बंदूक तान देती है और उसे सरेंडर करने को कहती है, लेकिन मिलो ब्रिज से कूद जाता है सीधे बस की छत पर और वहां से भाग निकलता है। मिलो अब बस विस्परर बन गया है। इस घटना के बाद मिलो घर लौटता है, जहां उसकी बहन मेटेलाइन उसके लिए परेशान बैठी होती है। वह कहती है कि उसे अस्पताल से लगातार कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन मिलो उसकी बातों को अनदेखा कर देता है। मेटेलाइन उसे समर्पण करने की सलाह देती है और कहती है कि अब वह बहुत दूर जा चुका है, लेकिन मिलो उसकी हर बात पहले ही अनुमान लगा लेता है और उसके वाक्य पूरा कर देता है, जिससे मेटेलाइन चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद मेटेलाइन एक छोटा प्लास्टिक का घोड़े का खिलौना दिखाती है, जो उनकी माँ की याद दिलाता है। यह देखकर मिलो असहज महसूस करता है और कहता है अब इसका कोई मतलब नहीं, और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर एजेंटली हॉस्पिटल में अपने स्किन चेकअप के लिए जाता है। बर्न चैम्बर में जाने से पहले वह ओलिविया से कहता है कि वह तीनों पीड़ितों के बीच कोई समानता ढूंढे। ओलिविया उसके कहे अनुसार हेडक्वार्टर लौटती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद ओलिविया को तीनों पीड़ितों और एक मेडिकल सेंटर के बीच संबंध का पता चलता है। तीनों किसी न किसी रूप में उस सेंटर से जुड़े हुए थे, कोई सीधे तो कोई परोक्ष रूप से। वह यह खोज चार्ली के साथ साझा करती है और दोनों तुरंत उस मेडिकल सेंटर की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया देखती है कि कुछ मरीज वही बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वे डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि टैबलेट्स या आईपैड के साथ सहज नहीं हैं। आईपैड्स उन्हें आईमैड बना देते हैं। बाद में वे सेंटर के मुख्य डॉक्टर डॉ लेवन से मिलते हैं, जो उन तीनों पीड़ितों को पहचानते हैं जो बस एक्सीडेंट में मारे गए थे। डॉ लेवन उन्हें बताते हैं कि वे इस सेंटर में मानसिक रूप से कमजोर मरीजों की बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक इलाज कर रहे हैं। वह एक वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें मरीजों के बारे में जानकारी होती है, और वहीं ओलिविया मिलो को पहचान लेती है। ओलिविया जब उसके बारे में पूछती है तो डॉ बताते हैं कि मिलो भी उन्हीं दवाओं के ट्रायल से गुजरा है, जिससे उसका आईक्यू बहुत अधिक बढ़ गया। डॉक्टर बताते हैं कि मिलो को उसकी बहन मेटेलाइन की निगरानी में अस्पताल से छोड़ा गया था और उसे जल्द ही वापस आकर उस प्रक्रिया को रिवर्स कराने की योजना थी, लेकिन अब वह न तो कॉल्स का जवाब दे रहा है और जो भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसे मार डालता है। मिलो की बहन के बारे में जानकर FBI एजेंट्स उसके पास जाने का फैसला करते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि मिलो खुद ओलिविया पर नजर रख रहा है। उसकी हर हरकत को देखकर उसके आगामी कदमों की भविष्यवाणी कर रहा है। कुछ देर बाद ओलिविया और चार्ली मिलो के घर पहुंचते हैं, जहां मेटेलाइन उन्हें दरवाजा खोलती है। वे मिलो के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। एजेंट्स को शक होता है कि वह कुछ छिपा रही है, इसलिए वे उसे मिलो के अपराधों के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि उसे यूं आजाद घूमने देना कितना खतरनाक है। चार्ली जब मिलो के कमरे की तलाशी लेने जाता है, तब ओलिविया अपनी मृत बहन के बारे में बताती है, कैसे वे एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। यह सुनकर मेटेलाइन थोड़ी भावुक होती है और धीरे धीरे अपने भाई के बारे में जानकारी देना शुरू करती है। वह बताती है कि मिलो इतने उन्नत लेवल पर घटनाओं की गणना कर सकता है कि वह बहुत छोटी छोटी बातों तक का परिणाम भी पहले ही जान लेता है, लेकिन एक चीज है जिससे उसकी कंसंट्रेशन टूट सकती है, और वह है वह छोटा घोड़े वाला खिलौना जो उनकी माँ की निशानी है। जैसे ही मिलो को वह घोड़ा दिखाया जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है। जब मिलो को बुलसाई दिखता है तो उसे वुडी याद आ जाता है। ओलिविया उसे समझाती है कि वे केवल आम नागरिकों की ही नहीं बल्कि मिलो की सुरक्षा की भी चिंता करते हैं। यह सुनकर मेटेलाइन भावुक हो जाती है और एक नोट में मिलो का होटल का पता लिखकर ओलिविया को दे देती है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एजेंसी की गणितज्ञ एस्ट्रेड के साथ मिलकर मिलो को पकड़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि मिलो तो उनकी हर चाल पहले ही जान लेगा, इसलिए कोई भी प्लान काम नहीं आएगा। इसलिए वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल जाने का फैसला करते हैं। मुझे नहीं पता इससे क्या फायदा होगा, लेकिन शायद उन्हें अपनी योजना पर भरोसा है। उसी समय मिलो अपने होटल के कमरे की खिड़की से नीचे देख रहा होता है और अगले कुछ मिनटों में होने वाली घटनाओं की कल्पना करता है। वह स्पष्ट रूप से देखता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही वहां पहुंचेंगे और उसके पीछे भागेंगे। जैसा कि मिलो ने पहले ही गणना कर रखी थी, वह ओलिविया को एक निर्माण स्थल की ओर ले जाकर मारना चाहता है। उस स्थान पर हवा बहुत पतली होती है और वह चाहता है कि ओलिविया वहां पहुंचते ही सीमेंट की ईंटों के नीचे दब जाए, जैसे उसकी योजना थी। FBI के दोनों एजेंट्स होटल पहुंचते हैं और वहां मिलो पहले से उनका इंतजार करता है। वह तुरंत दौड़कर निर्माण स्थल की ओर भागता है और एजेंट्स उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो उस थिन एयर जोन के चेतावनी चिन्हों से अनजान होती है, बिना रुके वहां दौड़ जाती है और रेस्पिरेटर पहनने की जरूरत भी नहीं समझती। यही गलती मिलो की गणना को गलत साबित कर देती है। उसने सोचा नहीं था कि ओलिविया इतनी बेवकूफ
बेवकूफी करेगी। इसके अलावा ओलिविया समय रहते सीमेंट की ईंटों से भी बच निकलती है जिन्हें मिलो ने उसके ऊपर गिरने की योजना बनाई थी। मिलो यह सब देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी गणनाएं गलत हो गई हैं और आखिरकार ओलिविया उसे पकड़ लेती है। इस दौरान ओलिविया लगभग दम घुटने से मर ही जाती, लेकिन सही समय पर चार्ली पहुंचता है और उसे सांस लेने के लिए मास्क देता है। घटना के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि उसने रेस्पिरेटर क्यों नहीं पहना। ओलिविया जवाब देती है कि वह उस चेतावनी संकेत को पहचान नहीं पाई थी। बाद में ओलिविया मैटेलाइन को अस्पताल लेकर जाती है जहां मिलो अब एक सुपर कंप्यूटर से जुड़ा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि मिलो के दिमाग में IQ बढ़ाने वाली दवा बहुत ज्यादा समय तक रही, इसलिए अब प्रक्रिया को रिवर्स करना संभव नहीं है। उसका दिमाग अब इतना एडवांस हो चुका है कि सिर्फ मशीनें ही उसकी सोच को समझ सकती हैं। यह सुनकर मैटेलाइन दुखी हो जाती है। वह कमरे में जाती है और वही छोटा घोड़े वाला खिलौना अपने भाई के सामने छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया जब अपने घर पर होती है तो उसे पीटर की एक झलक दिखती है, उसका बॉयफ्रेंड जो दूसरे यूनिवर्स से है। पीटर उसे बताता है कि वह इस यूनिवर्स की नहीं है। अपने दावे को साबित करने के लिए वह उसे याद दिलाता है कि यही अनजानेपन ने उसकी जान बचाई। अगर ओलिविया ने उस चेतावनी संकेत को पहचान लिया होता तो शायद वह रुक जाती और मर जाती। पीटर उसे अपने सभी असली यादों को याद करने की कोशिश करने को कहता है, फिर वह उसे चूमता है और गायब हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव और कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और देखते रहें। धन्यवाद।